जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कवि और पैनकेक मिलते हैं। ये पैनकेक सचमुच कमाल का है ना? हाँ, इसने तो हमारी कविता से ज्यादा रंग भर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी जगह की जो विरोधाभासों से भरी हुई थी, जिसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो आज इसी अजीबो-गरीब दुनिया की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मेकअप और कविताओं का संगम था क्या। ये कहानी है चेन्नई के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज की। और भाई उनका एक जुनून था पैनकेक नाम का मेकअप मटेरियल। ये उस जमाने का फाउंडेशन समझ लीजिए। और जेमिनी स्टूडियोज इसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मंगवाता था कि लगता था जैसे वो इसे खाने वाले हैं। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। जरा सोचिए, एक तरफ जहां चेहरों पर नकली परतें चढ़ाई जा रही हैं, जहां पहचान बनाई और मिटाई जा रही है, वहीं जगह कवियों और साहित्यकारों का ठिकाना भी थी। है ना अजीब बात? ऐसा लगता है कि जहां कला का कारोबार होता है, वहां असली कला भी कहीं न कहीं अपनी जगह बना ही लेती है। तो सवाल यह है कि ये जेमिनी स्टूडियोज आखिर था क्या? देखिए, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के सबसे बड़े और प्रभावशाली स्टूडियोज में से एक था। एक ऐसी जगह, एक ऐसी फैक्ट्री जहां सपने बनते थे, टूटते थे और कभी-कभी तो बहुत ही अजीब शक्ल ले लेते थे। तो चलिए इस स्टूडियो का टूर शुरू करते हैं इसके सबसे यादगार या कहूँ सबसे बदनाम डिपार्टमेंट से, मेकअप रूम। वो जगह जहां ग्लैमर गढ़ा जाता था या शायद बिगाड़ा जाता था। ये मेकअप रूम एक ऐसी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर था जिसके बारे में कहते थे कि वो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। और अंदर का हाल, चारों तरफ बड़े बड़े शीशे थे और उनके आसपास इतने सारे बड़े बड़े बल्ब लगे थे कि उनकी गर्मी से वहां बैठना किसी जलती हुई पीड़ा से कम नहीं था। और हाँ, इस डिपार्टमेंट में एक बड़ा सख्त सिस्टम था, एक हायरार्की थी। जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट था वो हीरो हीरोइन का मेकअप करता, उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो हीरोइन का, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन वगैरह का, और सबसे आखिर में आता था ऑफिस बॉय, जिसका काम था भीड़ में खड़े होने वाले दर्जनों लोगों के चेहरे पर पेंट पोतना। और इस सब तामझाम का नतीजा क्या होता था? खैर, लेखक मजाक में कहते हैं कि मेकअप टीम का असली काम किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को एक भयानक लाल रंग के राक्षस में बदलना था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई इसकी वजह थी, उस जमाने में इंडोर शूटिंग की लाइट्स बहुत तेज होती थी और कैमरे भी उतने अच्छे नहीं थे, तो स्क्रीन पर चेहरा सपाट न दिखे, इसलिए इतना भड़कीला मेकअप करना पड़ता था। इस मेकअप और ग्लैमर की दुनिया के बीच इंसानी नाटक भी चल रहे थे। उसी मेकअप डिपार्टमेंट में वो जो ऑफिस बॉय था ना, जो भीड़ के चेहरे पोतता था, वो असल में खुद एक कवि था। और उसकी कहानी हमें स्टूडियो के दो बिल्कुल अलग किरदारों से मिलवाती है। एक तरफ था वो ऑफिस बॉय। असल में वो 40 साल का एक आदमी था जो एक्टर या डायरेक्टर बनने का सपना लेकर आया था, लेकिन वो बन नहीं पाया और वो अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार कोथामंगलम सुब्बू को मानता था। और दूसरी तरफ थे सुब्बू, स्टूडियो के नंबर 2, हमेशा खुश रहने वाले, सबकी मदद करने वाले और बॉस के सबसे खास। सुब्बू का तो क्या ही कहना, वो आदमी जैसे फिल्मों के लिए ही बना था। अगर कोई प्रोड्यूसर मुश्किल में है और कहे कि एक सीन में चूहे को शेर से लड़वाना है, तो सुब्बू तुरंत उसे करने के 4 अलग अलग तरीके बता देते और चारों ही काम कर जाते। वो एक शानदार कवि थे, उपन्यासकार थे, बेहतरीन एक्टर थे और इतने बड़े दिल वाले इंसान थे कि उनका घर हमेशा जरूरतमंदों से भरा रहता था। अब जेमिनी स्टूडियोज में सिर्फ कवि और एक्टर ही नहीं थे ना, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दुनिया में बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे, और कुछ ऐसे मेहमान भी आए जिन्होंने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। स्टोरी डिपार्टमेंट को ही ले लीजिए, वहां लेखक थे, कवि थे और उनके बीच एक वकील भी था, खाकी कोट और टाई पहने। मतलब सोचिए, जहां हर कोई कल्पना और भावनाओं की बात कर रहा है, वहां एक आदमी बैठा है जो सिर्फ तर्क और नियमों की दुनिया में जीता है। वो सपनों की इस दुनिया में एकदम ठंडे तर्क का आदमी था। एक बार का किस्सा है, एक टॉप की एक्ट्रेस ने सेट पर गुस्से में बहुत तमाशा किया। जब सब उसे शांत करने में लगे थे, तो इस वकील साहब ने चुपचाप रिकॉर्डिंग मशीन चालू कर दी।
बाद में जब एक्ट्रेस को उसकी ही बातें सुनाई गई तो वो इतना घबरा गई कि उसका शानदार करियर वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन स्टूडियो के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य तब बना जब एक दिन इंग्लैंड से एक अनजान मेहमान आया, एक कवि। उसका आना एक ऐसी पहेली थी जिसे बिल्कुल कोई नहीं समझ पाया। इस रहस्य की जमीन तैयार हुई मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी नाम के एक ग्रुप के आने से। ये करीब 200 लोगों का ग्रुप था जो दुनिया भर में घूम घूम कर साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के खिलाफ नाटक करता था। स्टूडियो के बॉस SS वासन कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने इस ग्रुप की खूब आवभगत की। फिर कुछ महीनों बाद एक और मेहमान आया। इस बार स्टूडियो वालों को बस इतना बताया गया कि वो इंग्लैंड से आया एक एडिटर है और एक कवि भी। अब जेमिनी स्टूडियो के ज्यादातर लोगों को अंग्रेज कवियों के नाम पर या तो वर्ड्सवर्थ पता था या टेनिसन। ये नया आदमी कौन था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और बस यहीं पर सबका दिमाग चकरा गया। भाई, एक अंग्रेज कवि का उस स्टूडियो में क्या काम, जो आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता था। यहाँ के दर्शकों का अंग्रेजी कविता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उस कवि ने एक भाषण भी दिया, पर उसका एक्सेंट इतना अलग था कि किसी को एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा। उसका आना एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। कई साल गुजर गए, ये रहस्य राज ही बना रहा। और फिर सालों बाद एक बिल्कुल ही अनचाही जगह पर इस पहेली का जवाब मिला। कई साल बीत गए। कथावाचक की जेमिनी स्टूडियोज की नौकरी छूट चुकी थी, जेब खाली थी और करने को कुछ था नहीं। तो एक दिन वो मद्रास में फुटपाथ पर लगी पुरानी किताबों की दुकान पर यूं ही कुछ ढूंढ रहा था। वहीं उसे 50-50 पैसे में बिक रही एकदम नई चमचमाती किताबों का एक ढेर दिखा। वो सारी एक ही किताब की कॉपियां थीं। शायद सोवियत संघ के प्रचार के हिस्से के तौर पर उन्हें इतने सस्ते में बेचा जा रहा था। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस किताब में 6 बड़े लेखकों के निबंध थे। इन सब ने बताया था कि कैसे वो कभी कम्युनिज्म के बड़े समर्थक हुआ करते थे और फिर कैसे उनका इस विचारधारा से भरोसा उठ गया। ये किताब का जो टॉपिक था ना, वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस की कम्युनिस्ट विरोधी सोच से बिल्कुल मेल खाता था। और जैसे ही कथावाचक ने उस किताब के लेखकों के नाम पढ़े, उसे एक झटका सा लगा। अरे, उनमें से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर। ये तो वही अंग्रेज कवि था जो सालों पहले जेमिनी स्टूडियोज आया था। अब जाके पहेली के सारे टुकड़े जुड़े। बॉस ने स्पेंडर को शायद इसलिए बुलाया था क्योंकि वो भी कम्युनिज्म के खिलाफ लिख चुके थे। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया के बड़े बड़े टकराव जैसे कोल्ड वॉर और विचारधाराओं की लड़ाई हमारी दुनिया के छोटे छोटे मजेदार और भुला दिए गए कोनों में भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, अक्सर एक अनसुलझे मजेदार रहस्य की शक्ल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।